नमस्कार, न्यूज प्लस देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ मैं विरल। कानपुर में यातायात के नियमों को लेकर लगातार नई क्रियाएं की जा रही हैं। आईजी मोहित अग्रवाल ने भी अभी कुछ ही दिनों पहले बिरहाना रोड पर वन वे को लेकर के निरीक्षण किया था। उनके साथ में एसपी ट्रैफिक भी मौजूद थे, लेकिन उन्हीं के पुलिस सहकर्मी उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाते लगातार दिख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिरहाना रोड की, जहां के लिए आईजी ने एसपी ट्रैफिक को नो एंट्री करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी न्यूज प्लस के रियलिटी चेक में सारे दावे खोखले साबित होते नजर आए। देखिए, मैंने वहां खुद जाकर के जायजा लिया था। देखिए ये रिपोर्ट। वन वे के लिए निर्देश हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं पीछे बैरिकेडिंग भी खड़ी है, गाड़ियां लगातार यहां से निकल रही हैं और कोई पुलिस वाला भी यहां पर मौजूद नहीं है। थोड़े ही दिन को पहले यहां पर निरीक्षण भी हुआ था अधिकारियों का। बड़े अधिकारियों ने ये बोला था कि जाम की वजह से इसे वन वे किया जाएगा, लेकिन अधिकारी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पुलिसकर्मी नहीं मौजूद है, कोई भी ट्रैफिक वाला नहीं मौजूद है। बैरिकेडिंग जस्ट की तस्ट खड़ी हुई है, लेकिन गाड़ियाँ लगातार आप देख रहे हैं कि आती जा रही हैं और कोई रूल का जो नियम बनाए जाते हैं उनकी साफ धज्जियाँ यहाँ पर उड़ाता यहाँ का यातायात विभाग दिख रहा है। अभी हम और भी नज़ारे दिखाएंगे और नियम क्यों टूट रहे हैं। जब नियम बनाए जाते हैं तो क्या टूटने के लिए ही बनाए जाते हैं कानपुर शहर में? इस वक्त हम बैगन चौराहे पर हैं। अब हमारे पीछे रूट देख सकते हैं, सिटी मॉल का रूट होता है यहाँ पर। जैसे ही हम रियलिटी चेक के लिए आए, 2 से 4 दिन पहले आईजी साहब का निरीक्षण भी हुआ था। निरीक्षण के साथ में वहाँ पर उनकी पूरी टीम आई थी। यातायात आपके एसपी ट्रैफिक जो थे वो भी उस टीम पर थे। तो उस पर एक वन वे एक साइड पर इस चौराहे पर बिरहाना रोड पर किया गया है। लेकिन जब हम यहाँ रियलिटी चेक करने सुबह पहुँचे 12 बजे के बाद, क्योंकि इसकी टाइमिंग 12 से 8 है, 12 बजे जब यहाँ पर पहुँचे तो तमाम पुलिसकर्मी फ़ोन पर मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते पाए गए और अपना कार्य उस तरीके से करते नहीं दिखे, क्योंकि इनका काम जो होता है वो ट्रैफिक को रोकना होता है। जैसे ही हमारे कैमरे को हमने देखा तो आप देख सकते हैं कि अब वो पूरी व्यवस्था चालू हो गई है रोकने की। अब यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि ये वन वे है। लेकिन जब हमारा कैमरा यहाँ पहुँचा उससे पहले यहाँ पर कोई भी तरीके का कोई भी कार्य पुलिसकर्मियों द्वारा नहीं चालू किया गया था। वो अपनी मौज मस्ती पर अपने ही कार्यक्रम, अपने आनंद को लुत्फ उठाते, मौज मस्ती करते दिखाई दे रहे थे चौराहे पर। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अनिल गुप्ता, प्लस। वहीं राजधानी लखनऊ में न्यूज प्लस के संवाददाता अभिषेक पांडे ने बजट को लेकर के जनता के मन की बात जानी। क्या कहती है लखनऊ की जनता आए हुए बजट को लेकर के, देखते हैं अपनी खास रिपोर्ट। बीते दिन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया है और बताया जा रहा है कि इस बजट में आत्मनिर्भर भारत को ज़्यादा जोर दिया गया है। बहरहाल अगर व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग इससे खासा खुश नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आम जनमानस की बात करें तो आम जनमानस से जानेंगे कि आखिर उनके लिए इस बजट में क्या है। सर, कल निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, क्या लगता है आपको, आपके लिए इस बजट में कुछ है? देखिए, आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बजट पेश किया गया है, तो सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो ये बजट कल पेश किया है वो वाकई में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर करने वाला बजट है। क्योंकि उसमें युवाओं के लिए कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो युवा अपने पैरों पर खड़े हों, मतलब कि आत्मनिर्भर खुद से बने। चिकित्सा शिक्षा के लिए कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जब वो अपने छोटी सी बीमारी को लेकर लखनऊ या दूसरे शहरों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है। अगर बजट में सरकार चिकित्सा शिक्षा को लेकर एक अच्छा बजट लाती ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े अस्पताल बनाए जा सकते तो उनके वहाँ के लोगों की समस्या दूर होती। दूसरी बात, बजट में लाया गया है कि जो सोना है, चांदी है, उसमें जो है आप छूट दे रहे हैं ताकि बड़े जो अमीर लोग हैं वो खुलकर ख़रीदारी कर सकें। गरीब आदमी की अगर हम बात करें, छोटे तबके की बात करें तो छोटे तबके का आदमी आलू खरीदने के लिए 4 बार सोचता है। प्याज 20 रुपये में है, 30 रुपये में, उसको खरीदने से पहले 4 बार सोचता है और उसके बाद ही खरीदता है। तो वो कहाँ से खरीद पाएगा सोना चांदी? तो इस बजट में उनके लिए कुछ नहीं रहा। दूसरी बात, युवा वर्ग की अगर हम बात करें तो कल जब बजट आने वाला था उससे पहले युवा लगातार ये मंथन कर रहे थे कि सरकार युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार का अवसर खोलेगी। सरकार लगातार कह भी रही है कि हम उत्तर प्रदेश के देश के युवाओं को लगातार रोजगार दे रहे हैं। अगर इस बजट में युवाओं के लिए एक बड़ा बजट होता कि उनको रोज़गार कैसे दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में कैसे रोज़गार दिया जाएगा, कैसे फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी, ताकि जो युवा वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, सड़कों पर घूम रहा है, 4000 5000 की नौकरियां कर रहा है,
जब उन नौकरियों से उनका काम नहीं चलता है, परिवार नहीं पलता है, तो वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ऐसे में सरकार ने जो आम जनता थी, जो आम नागरिक थे, उनके लिए जो बजट ये आया है, उनको वहाँ इस बजट से कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी बात, अगर हम किसानों की करें तो पूरे देश में इस समय किसान आंदोलन चल रहा है। जो सरकार ने 3 बिल पेश किए हैं, उसके विरोध में दिल्ली में 26 जनवरी को क्या हुआ सबने देखा। उसके बावजूद भी वहाँ पर लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में रोज़ किसान पहुँचते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसानों की समस्या को लेकर सरकार को अपने इस बजट में कुछ बड़ा घोषणा करनी चाहिए थी। साफ तौर पर लोग अब उम्मीद जता रहे हैं कि योगी जी जब बजट पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए कुछ होगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, कल निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, क्या लगता है कोरोना काल के बाद ये बजट था, कुछ अलग से उम्मीद आप लोगों की जगी हुई थी युवाओं के नज़रिए से देखा जाए तो? निश्चित तौर पर अगर जो बजट कल आया है उसमें तमाम उम्मीदें युवा वर्ग को थी कि रोज़गार के नए अवसर होंगे। देखो, आपको बताएं, जो बजट केंद्रीय बजट है उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश का बजट तैयार होगा, क्योंकि जो वहाँ से चीज़ें मिली हैं उन्हीं से उत्तर प्रदेश भी काम चलाएगा अपना। बात करें अगर जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लिए कुछ ऐसा नहीं रहा जो जिससे कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा हो। 2014 में जो स्लैब होता है इनकम टैक्स का, उसको 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया था। 7 साल बीत चुके हैं। इस बार उम्मीद थी लोगों को कि 3 लाख तक स्लैब पहुंचाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही साथ किसानों की बात करें जो या आम जनता की बात करें, पेट्रोल पे जो सेस लगाया गया है 2.5 रुपया, साथ ही साथ डीजल पे जो 4 रुपया सेस लगाया गया। हालांकि सरकार का कहना है इसका असर लोगों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जानकार हैं वो ऐसा मानते हैं कि भविष्य में इसका असर आम जनता पर पड़ेगा। अगर बात करें हम सोने चांदी की, सोने चांदी में राहत दी गई है, जो कस्टम ड्यूटी है वो घटाई गई है, ठीक है, लेकिन आम जनता, जो आम लोग होते हैं वो सोना चांदी आए दिन नहीं खरीदते हैं। उनको रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदनी होती हैं। किसान की बात करें, अगर ये बजट में जो कृषि यंत्र हैं जो उनको कुछ सस्ता किया जाता तो निश्चित तौर पर इसको किसानों को फ़ायदा होता। तमाम अगर बात करें पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर चुनाव होने वाला है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए वहाँ पर 25,000 करोड़ का पैकेज दे दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश को ज़रूरत नहीं थी? कोरोना के बाद सबसे जो उत्तर प्रदेश ही था जो एक तरफ से लड़ा था और वाकई में बेहतर सुविधाएं व्यवस्था दी थी। हालांकि जो इस बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के बेहतर प्रयास किया गया है, उसका जो बजट था वो बढ़ाया गया है। उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कोरोना के दौरान काफ़ी समस्याएं हुई, जो व्यवस्थाएं थी वो पटरी पर नहीं थी। हालांकि कहीं ना कहीं कोरोना आने के बाद से एक चीज़ अच्छी हुई, चाहे वो वेंटिलेटर हो या बेड की समस्या थी, उनको पूरा किया गया, जो भविष्य में आगे चलकर जब कोरोना पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो आम जनता के काम आएंगी। सरकार ने अपने तमाम वादे किए थे, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है वो भी नाखुश इससे है, आम जो मिडिल क्लास है वो भी नाखुश है। और भी लोग मौजूद हैं। सर, कल जिस तरीके से संसद में बजट पेश हुआ, क्या लगता है कोरोना काल के बाद ये पहला बजट है, कितनी उम्मीदें थी इस बजट से युवा वर्ग को, और आप खुद एक युवा हैं, आपके लिए इस बजट में कुछ आपको नया नज़र आया? जी, साफ तौर पे कोरोना काल के बाद ये एक अहम बजट माना जा रहा था कि इसमें बहुत से लोगों को, खासकर युवा वर्ग को बहुत उम्मीदें थी। इस बार अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलूँ, इस बार लैंगिक बजट होना चाहिए था, यानी कि जेंडर बेस्ड बजट होना चाहिए था, क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन था। ऐसे में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन था, वैसे ही रोज़गार में वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है, लेकिन कोरोना काल में जितनी भी महिलाएं थीं उनकी भी नौकरियां गईं। तो ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसा समाधान करना चाहिए था जिससे कि महिलाओं का रोज़गार में पार्टिसिपेशन बढ़े, क्योंकि आप जिस भी देश की अगर एग्जांपल लेंगे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार में महिलाओं का पार्टिसिपेशन होता है, उसकी जीडीपी अपने आप बढ़ती है, और सही में तरक्की भी करता है, अगर हम जेंडर बेस्ड बात करें। दूसरी बात हम ये करेंगे कि जो एजुकेशन फील्ड में जो इक्वालिटी की बात हम करते हैं, बड़े बड़े कसीदे सरकार पढ़ती है, लेकिन ज़मीनी स्तर की बात करें, ज़मीनी स्तर कुछ और ही है, उस पर कुछ होना चाहिए था। आप देखोगे जो अमीर का बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम बढ़िया टॉप क्लास पढ़ता है, और वहीं गरीब का बच्चा है वो कहीं पढ़ भी पाता है, और अगर उसे सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, और उपलब्ध भी होती तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जहाँ पे आप जानते हो सुविधा किस तरीके से दी जाती हैं। मैं ये चाह रहा था कि जो सरकारी स्कूल है, अलग अलग स्टेट्स में इसका प्रावधान, उस पर इनिशिएटिव लिया जा रहा है। मैं चाह रहा था हमारे उत्तर प्रदेश में भी और भी तमाम स्टेट्स में जो कि बैकवर्ड स्टेट माने जा रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं हमें उठाने की ज़रूरत है, उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूल में हम इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं कर सकते?
अगर गरीब का बच्चा, अगर अमीर का बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है तो गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ सकता। मैं मालूम है मुझे कि मातृभाषा है हिंदी और ये बड़े बड़े कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन अगर कोई नई भाषा सीखने को मिले तो उसमें बुराई की बात क्या है। और साफ तौर पे कोरोना काल जिस तरीके से था, जो आम जनमानस की कमर टूटी थी, व्यापारियों की कमर टूटी थी, हर वर्ग की लगभग कमर टूटी थी। तो ऐसे में जो टैक्स स्लैब है उसको कुछ सोच समझ के बनाना चाहिए था, प्रोडक्टिव बजट लाना चाहिए था, यानी कि इन्वेस्टमेंट अगर हमारा 5 रुपये हो रहा है तो कम से कम नहीं तो 15 रुपये हमें रिटर्न में मिले। तो लगातार आप देख सकते हैं कि बजट को लेकर कई सारी प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। अगर बात करें बजट की तो कहा गया था इससे आत्मनिर्भर भारत को तेज़ी मिलेगी, लेकिन अगर युवा वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग इससे खासा नाराज़ दिख रहा है। सर, कल जिस तरीके से बजट पेश हुआ, क्या लगता है, एक क्लॉज था कि 75 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं उनको टैक्स में छूट मिलेगी, क्या ये छूट जो है वो युवाओं के लिए भी होनी चाहिए थी? देखिए, 75 वर्ष के ऊपर टैक्स देने वाले मुश्किल से देश में 20 से 25 हज़ार होंगे, तो उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से सबसे बड़ी समस्या रही पिछले जनवरी से शुरू हुई, पूरे साल भर अभी व्यतीत पूरे हो गए और अभी भी कोरोना की समस्या है, उसके लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए का व्यवस्था की है। तो कहीं ना कहीं ये एक उसकी वैक्सीन के लिए तो ये एक अच्छी पहल है। हालांकि कई ऐसे सरकार के कदम हैं जिससे निराशा भी हुई है और कई ऐसे कदम हैं जिससे एक नई उम्मीद भी जगी। अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो युवाओं के लिए और एक बहुत अच्छा अवसर नहीं है, लेकिन ये जो बजट है बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में बनाया गया है। तो इससे स्वयं वित्त मंत्री ने भी कहा कि ये बहुत मुश्किल दौर में जो है बजट को बनाया गया है। तो जिस तरीके से मुझे ये लगता है कि सरकार ने लगभग 11,000 किलोमीटर का जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की 3-4 राज्यों में घोषणा की है, तो उसे कहीं ना कहीं अपने देश में ही आएगा। लेकिन यूपी जो देश का बड़ा राज्य है उसमें इस बजट के लिए कुछ खास नहीं, उससे जरूर निराशा हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इस बजट को लेकर लगातार तर्क वितर्क की बातें सामने आई, मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। किसी का कहना है कि ये बजट उसके लिए अच्छा है और किसी का कहना है कि आम जनमानस के लिए बजट बिल्कुल निराशाजनक है। बहरहाल अब आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि ये जो बजट आया है इससे आम जनमानस कितना इफेक्टिव महसूस करता है। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे। फिलहाल अभी के लिए मेरे यानी अविरल के साथ इतना ही। बाकी की खबरों और अपडेट को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। तब तक के लिए नमस्कार।